नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं हिस्ट्री के, जो कि प्राचीन कालीन भारत या मध्यकालीन भारत या कह लीजिए मॉडर्न जो टाइम है, यानी कि जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। सारे टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो भी इसमें कवर हो चुके हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट वीडियो आपके लिए रहेगा, आपका पूरी तरह से रिवीजन होने वाला है इस टॉपिक में। देखिए, मैंने अपने हिसाब से तो कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत, उसके बाद में मध्यकालीन भारत, और ऐसे करके हम आधुनिक भारत तक जाएंगे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है प्राचीन भारत से रिलेटेड, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि बताइए जो खुदाई हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाए गए हैं वो कहाँ कहाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि बताइए किस नदी के किनारे इनकी खुदाई हुई थी। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को मैंने इस वीडियो में कवर करा है और पूरी तरह से आपका रिवीजन होने वाला है। अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है तब भी रिवीजन हो जाएगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। उसकी दिक्कत आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल पर आपको डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देख लेते हैं। इधर हमारा शहर है, इधर नदियाँ। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो रावी नदी के किनारे जो है इस सभ्यता का जन्म हुआ था। यूँ कह सकते हैं रावी नदी के किनारे इसको खोजा गया था। पुरातात्विक महत्व की बात करें इसके तो एक पंक्ति में 6 अनाज भंडार और देवी की मूर्ति मिली है। तो देखिए, देवी की मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता में मिली है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, रावी नदी के किनारे इसकी खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें अगर तो सिंधु नदी के किनारे इसकी खुदाई हुई थी, जिसमें विशाल अनाज भंडार, विशाल स्नानागार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्ट कि बताइए विशाल स्नानागार आपको किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में देखने को मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिले हैं। पशुपति महादेव की मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की छवि और महिला नृत्यांगना की कांसे की प्रतिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए नृत्यांगना, जो महिला नृत्यांगना की कांसे की प्रतिमा यानी कांसे की मूर्ति जो है, नर्तकी जिसको हम कह सकते हैं, उसकी कांसे की मूर्ति जो है सिंधु घाटी के किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिली है। देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, इसमें अगर देखें जो बार बार एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है वो लोथल बंदरगाह से आता है। देखिए, एक बंदरगाह था, सबसे पुरातात्विक बंदरगाह की अगर हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता का है तो लोथल था, जो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, स्थित था, जिसकी हुई है खोज। तो ये बंदरगाह जो है दोहरी कब्रगाह भी इसको कहते हैं। टेरीकोटा से बनी घोड़े की मूर्ति इसमें पाई गई थी। आपको यही याद रखना है एक चीज़ कि लोथल बंदरगाह था और ये गुजरात में स्थल है, याद रखिएगा। नीचे अगर देखें धौलावीरा, ये धौलावीरा यहाँ पे, तो धौलावीरा भी गुजरात में आपका है। ये भी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। 3 भागों में बटा ये शहर था। तो लोथल और धौलावीरा आपका गुजरात में है। चनहुदड़ो अगर बात करें तो पाकिस्तान में है आपका। इसे बिना किले का शहर भी कहा जाता है। देखिए, और डिटेल क्वेश्चन भी इनसे बनाए जा सकते हैं, मगर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वही चीज़ कवर किया है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप जो है चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन जो स्थल मेला था वो घग्गर नदी के किनारे, ये देखिए घग्गर नदी जो है ये ऋग्वैदिक काल नाम है। ये हमारी घाघरा नदी का नाम घग्गर था पहले, ठीक है। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए कालीबंगन जो हड़प्पा स्थल था या हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल वो कहाँ था। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में था। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए, बौद्ध धर्म का जो उदय माना जाता है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो देखिए इससे काफ़ी सारे प्रश्न देखने को आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। देखिए, जन्म की अगर हम बात करें
तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे कुछ प्रतीक लिखे हुए हैं, इन्हीं से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक एक का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग, यानी जब कोई घर त्यागता है तो बौद्ध धर्म में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर उसके प्रतीक की बात करें, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि बताइए गृह त्याग का प्रतीक क्या था या क्या है बौद्ध धर्म के हिसाब से, तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इसका प्रतीक घोड़ा है। अगर जन्म की बात करें तो जब जन्म होता है बौद्ध धर्म में तो उसका प्रतीक जो है वो कमल का फूल और बैल, ये दो प्रतीक जन्म से रिलेटेड हैं। निर्वाण की अगर हम बात करें तो निर्वाण जो है उसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, जो कि बोधगया बिहार में हुआ था बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे। देखिए अगर आपको स्लो लग रहा हो वीडियो तो आप इंटू 1.5 या 2 पर देख सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। धर्म चक्र प्रवर्तन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो जब कोई बौद्ध धर्म में अपना प्रथम उपदेश देता है तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सारनाथ जो कि यूपी में है, वहाँ पर बौद्ध जी ने, भगवान बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसका प्रतीक की बात करें तो चक्र होता है इसका प्रतीक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। तो देखिए जब स्वर्गवास होता है या मृत्यु होती है, बौद्ध धर्म के हिसाब से उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण था वो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर यूपी में है और स्तूप इसका प्रतीक है। जहाँ कहीं भी अगर स्तूप बनाया जाता है, आप देखेंगे सांची का स्तूप, अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो देखिए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। दूसरे इंपॉर्टेंट स्तूप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए धामेक का स्तूप है जो कि आपका यूपी में स्थित है। ये कहाँ है, अगर वैसे लोकेशन की बात करें तो ये बनारस में है, यानी वाराणसी में आपका ये स्तूप पाया जाता है। तो स्तूप जो है वो महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है। तो आई होप आपको बौद्ध धर्म जो है क्लियर हो गया होगा। ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, मगर मैंने वही चीज़ें इसमें कवर की हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको मार्क्स दिलाई देंगी। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मध्य वर्ग की बात करें तो विलासिता और संन्यास की अधिकता से बचने के लिए, ठीक है, मध्यम मार्ग। ठीक है, विलासिता और संन्यास की अधिकता से बचने के लिए मध्य मार्ग। त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध के जो त्रिरत्न माने जाते हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ। ये धर्म नहीं है, धम्म है, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध परिषद की बात करें, देखिए परिषद का मतलब होता है संगीति, संगीति का मतलब होता है सभा का आयोजन। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो 400 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के समय में हुई थी और ये अध्यक्ष उस समय बौद्ध धर्म के थे महाकश्यप। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं तो देखिए बौद्ध धर्म के वर्तमान उपदेशों को संकलन किया गया था और उन्हें मौखिक उच्चारण के द्वारा संरक्षित भी किया गया था। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो 383 ईसा पूर्व में होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। द्वितीय बौद्ध संगीति या द्वितीय परिषद ये वैशाली में हुई थी। वैशाली अगर हम बात करें तो ये वज्जी की राजधानी थी जो कि 16 महाजनपदों में से एक थी। कालाशोक के समय में हुई थी। साबा कामी उस समय बौद्ध धर्म के अध्यक्ष थे और पहली घटना घटी जिसमें महासंघिका विद्यालय को स्थिरवादीन और थिरावादीन खुलने का मार्ग मिला। ठीक है, तो ये कालाशोक के समय में साबा कामी अध्यक्ष थे। आपकी दूसरी या द्वितीय बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो देखिए अशोक के समय में हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और ये मोगलीपुत्र तिस्स जो थे उस समय के अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तिस्स। तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स जो हैं इसके अध्यक्ष थे उस समय। अभिधम पिटक की स्थापना इसी में बौद्ध संगीति में की गई थी। अगर चौथी परिषद बौद्ध संगीति की बात करें तो देखिए कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में हुई थी। उस समय कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक हैं वो उस समय शासक थे और वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म
महायान और हीनयान दो शाखाओं में बट गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस बौद्ध संगीति या किस बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में बट गया था। तो ये आप बताएंगे कि कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी 72 ईस्वी में हुई थी। उस समय वसुमित्र अध्यक्ष थे। उसी समय हमारा बौद्ध धर्म जो है वो महायान और हीनयान दो शाखाओं में बट गया था। जैन धर्म की अगर हम बात कर लें तो देखिए जैन धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कालक्रम को, तो 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैन धर्म के 5 मंत्र की अगर हम बात करें तो देखिए जैन धर्म में 5 मंत्रों की बात की गई है, जिसमें अहिंसा, हिंसा से घृणा करना, सत्य यानी झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना। देखिए अस्तेय पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बताइए अस्तेय का जैन धर्म के अनुसार क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी ना करना यह अस्तेय का अर्थ होता है। अपरिग्रह की बात करें तो इसका मतलब होता है संपत्ति ना रखना। देखिए कठिन शब्द है इसलिए एग्जामिनेशन में घुमा के पूछा जा सकता है। ब्रह्मचर्य की बात सबको पता है, काम भावना से दूरी बनाए रखना। 3 मुख्य सिद्धांत की अगर हम बात करें जैन धर्म के, तो पहला सिद्धांत अहिंसा है, दूसरा है अनिकांतवाद, तीसरा है अपरिग्रह। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें, देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात हमने ऊपर कर ली है, बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात हो रही है। तो पहला रत्न था सम्यक श्रद्धा यानी सही विश्वास, दूसरा था सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना, तीसरा था सम्यक कर्म यानी कि सही आचरण होना। आगे अगर बात करें शाखाओं की, तो देखिए इसकी 2 शाखाएं श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र, ठीक है, और दिगंबर जो है ये भद्रबाहु, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मान सकते हैं। और जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं वैदिक ग्रंथों की अगर हम बात कर लें तो देखिए ऋग्वेद में अगर हम आते हैं, ऋग्वेद जो सबसे पुराना हमारा वेद है, तो ऋग्वेद में जो ऋचाओं का संग्रह है, ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक, ऋग्वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद है, दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बताइए देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो देवता सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, ठीक है। सामवेद की अगर हम बात करें तो देखिए ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं का लयबद्ध उच्चारण और मंत्रों की पुस्तक है ये सामवेद, ठीक है। यानी कि अगर मंत्रों की बात करें या गीत की बात करें तो गीत वाला वेद या जिसको हम कह सकते हैं संगीत वाला वेद वो सामवेद है। यजुर्वेद की बात करें तो देखिए बलिदान, प्रार्थनाओं का संग्रह, यज्ञों का अनुष्ठान, अगर इससे रिलेटेड कोई वेद पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप यजुर्वेद लगा के आएंगे। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना मंत्रों के लिए अथर्ववेद जाना जाता है। अगर हम बात कर लें उपनिषदों की, तो उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करना। आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण राजवंशों को एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें हर्यक राजवंश की तो ये 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला था। बिंबिसार जो हैं इसके संस्थापक माने जाते हैं। अजातशत्रु और उदायन, ठीक है, अजातशत्रु, उदायन और एक और थे नागदशक। तो ये जो हैं हर्यक वंश के माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। अजातशत्रु उनके बेटे थे। इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है हर्यक वंश को, क्योंकि इसमें जितने भी वंश थे, जितने भी आगे बढ़े हैं, जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर गद्दी ले ली, उदायन ने अजातशत्रु को मारकर गद्दी ले ली, लेकिन उदायन के बेटे ने नागदशक ने इनको नहीं मारा, क्योंकि इन्होंने नागदशक को खुद ही गद्दी अपनी दे दी थी कि भाई मुझे छोड़ दो, पीछे से मैंने देखते हुए आ रहा हूँ कि अपने पिताजी को निपटा के ही तुम लोग गद्दी पर बैठ रहे हो, तो गद्दी मुझसे ले लो, मैं जो है मरना नहीं चाहता। शिशुनाग जो है राजवंश या शिशुनाग राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे शिशुनाग थे। देखिए कालाशोक मैंने ऊपर पढ़ाया था, द्वितीय बौद्ध संगीति इन्हीं के समय में हुई थी।
तो शिशुनाग राजवंश जो कि चला था 412 से 342 ईसा पूर्व, शिशुनाग उसके संस्थापक थे और कालाशोक जो हैं इसके प्रमुख शासक माने जा सकते हैं। अगले वंश की बात करें तो देखिए नंद वंश आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इसकी कालावधि मानी जाती है। आगे मौर्य राजवंश की अगर हम बात करें तो मौर्य राजवंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 से 297 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे केवल शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो डिटेल वीडियो में इसको देखा जाएगा। अगर बिंबिसार की बात करें तो देखिए 298 से 273 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से एक चीज़ आप याद कर सकते हैं कि मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनके बेटे का नाम बिंदुसार था। ग्रीकवासी इसे अमित्रघात के रूप में जानते थे। इसने आजीविका संप्रदाय का संरक्षण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे यही बनता है एग्जाम में। अशोक की बात करें तो अशोक का कार्यकाल जो है वो 269 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान का प्रिय। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग आधुनिक उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में जब इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसी के बाद से इन्होंने सभी अपना राजपाट त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और जो है इन्होंने पूरी तरह से अपना साम्राज्य त्याग करके संन्यास ले लिया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अशोक के शिलालेखों को किनके द्वारा पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आगे देख लेते हैं उत्तर मौर्य काल। शुंग राजवंश की बात करें तो देखिए शुंग राजवंश पुष्यमित्र शुंग जो थे इसके संस्थापक थे। कर्ण राजवंश की अगर हम बात करें तो 73 ईसा पूर्व से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक चला। सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो सातवाहन वंश जो है इसके सबसे प्रतापी शासक जो माने जाते हैं वो गौतमी पुत्र सतकर्णी माने जाते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक क्वेश्चन और बनता है सातवाहन राजवंश से कि बताइए सीसे के सिक्के किसने चलाए थे, किस वंश में, तो सातवाहन राजवंश में चलाए गए थे। अगर गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल जो है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। इसमें देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त राजवंश का पहला महान शासक था। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इसमें कवर किया है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है तो वो है 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। शुद्ध सोने के सिक्के दीनार जारी किए थे किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगले गुप्त वंश के शासक की बात करें तो देखिए समुद्रगुप्त जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनसे केवल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक आया है लगभग, जहाँ तक मुझे लगता है वो पूछा जाता है कि बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें अगर तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। तो दो ही क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनते थे जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और फाहियान जो है चीनी यात्री फाहियान वो इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनसे बनते हैं। अगले गुप्त शासक की बात करें तो कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त प्रथम, इनसे दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है कि इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय जो है इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया था। अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय से तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे देखने को बार बार मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवा दिया था, किसने ध्वस्त करवा दिया था, तो उनका नाम था बख्तियार खिलजी। देखिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही डिटेल में चीज़ें जा सकती हैं, इन पे
10-10, 20-20 दिन लेक्चर बन सकते हैं। एक एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुमारगुप्त को उठाया तो ये 10 दिन चल सकता है। इतिहास इतना बड़ा है। मैंने इस वीडियो में उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका काम इतने में हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। बाकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर विजिट करिए। अब मैं डिटेल वीडियो भी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। जब डिटेल पढ़ेंगे तो यूपीएससी तक जाएंगे, परेशान मत होइए। स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो 455 से 467 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। आगे देख लेते हैं। देखिए, स्कंदगुप्त से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो कवर कर दिया है कि सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, संगम काल। देखिए, संगम काल प्राचीन भारत के तमिलनाडु में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य का काल है, जो कि 3 प्रारंभिक राज्यों में विभाजित था। बात करें कौन कौन से राज्य थे वो, पहला था चेर, दूसरा था चोल, तीसरा था पांड्य। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इनके राजधानी, बंदरगाह, प्रतीक और प्रसिद्ध शासक से पूछे जाते हैं वही मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। देखिए, चेर की राजधानी चेरों की जो थी वो वज्जी थी, जो कि आधुनिक केरला है। ठीक है, आधुनिक केरला जो है वही चेरों की राजधानी थी। इसे वज्जी भूतकाल में यानी पिछले ज़माने में कहा जाता था उस समय। अगर बंदरगाह की बात करें तो चेरों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो मुजरी या टोंडी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोंडी याद रखिएगा, टोंडी पूछा गया है चेरों का बंदरगाह। प्रतीक की अगर बात करें तो देखिए, चेर को याद करेंगे तीर से, चेर तीर तो रिलेट हो रहा है ना, तो चेर का प्रतीक तीर था। और इसके प्रमुख शासक की बात करें तो सेनगुटवन जो कि इसके प्रमुख शासक थे। चोलों की बात करें, उरायूर और पुहर इसकी राजधानी थी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बताइए इनमें से चोलों की राजधानी कौन थी, तो उरायूर और पुहर। अगर बात करें बंदरगाह की तो कावेरी पट्टनम या पुहर बंदरगाह, इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, याद रखिएगा। और चोलों से अगर हम बात करें तो जो राजेंद्र चोल हैं हमारे, उस समय जो थे राजेंद्र चोल, ठीक है, और राजराज प्रथम ये चोल। तो देखिए, राजराज से जो क्वेश्चन बनने को आता है, देखा जाता है जहाँ पर एग्जामिनेशन में अक्सर, राजराज प्रथम ने तंजावुर में स्थित जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का। ठीक है, यह द्राविड़ शैली में बना मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इनके बेटे थे राजेंद्र चोल। ठीक है, और चोल वंश को ही नौसेना का जनक माना जाता है, जिसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी नौसेना से या नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए, इंडियन नेवी के जो फादर हैं वो तो हमारे शिवाजी माने जाते हैं। ठीक है, महाराजा शिवाजी। लेकिन अगर वैसे बात करें कि चोल मतलब वंश वाइज आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आप चोल लगा के आएंगे कि इंडियन नेवी इन्हीं के पास मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी उस समय। बाघ इनका प्रतीक था। और करिकाल जो है इसके प्रसिद्ध शासक थे। देखिए, चोल वंश जो 2 भागों में चला था, पहले चोल वंश चला था, उसके बाद में फिर से समाप्त हो गया था। उसके बाद में फिर से जब चोल वंश आया था तब राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल ने शासन किया था। तो राजेंद्र चोल से क्वेश्चन देखने को उतना नहीं मिलता है जितना राजराज प्रथम से मिलता है। राजराज तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, राजराज चोल ने। अब पांड्य वंश देख लेते हैं। पांड्य वंश की राजधानी जो थी मदुरै थी, और कोरकाई और पर्ल फिशिंग इनका बंदरगाह था। मछली इनका प्रतीक था, याद रखना। तो देखिए, अगर पांड्य से याद करेंगे पांडव से याद करेंगे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारी थी ना, तो मछली पांड्य की राजधानी हो गई। नेदुंजेरियान इनके प्रसिद्ध शासक थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में विदेशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो पहला ईरानी आक्रमण जो कि भारत में होता है 518 ईसा में। ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में हमला किया, पंजाब सिंध के पश्चिमी भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया। तो देखिए, पहला ईरानी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में किसने किया था? डेरियस प्रथम ने, या दारा प्रथम इनको कह सकते हैं। सिकंदर का आक्रमण देख लेते हैं। देखिए, इसने डेरियस वंश के अंतिम राजा जरसेस को 333 ईसा पूर्व और 331 ईसा पूर्व में हराया था। किसने? सिकंदर ने।
सिकंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है 326 ईसा पूर्व में। ये किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ में हुआ था। झेलम या बितस्ता नदी के किनारे, देखिए झेलम का जो ऋग्वैदिक नाम है वो बितस्ता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी अगर बात करें तो ये मिनेंडर थे, जो सबसे मशहूर शासक था जिसका नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराया था। तो नागसेन के द्वारा मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन इंडो ग्रीक या हिंदू यूनानी था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वो मिनेंडर था। और किसके द्वारा इसने बौद्ध भिक्षा ली थी? ये ली थी नागसेन के द्वारा। आगे बात करें, शक या सिथियन ने इंडो ग्रीक का स्थान लिया था। देखिए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जब उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को खदेड़ दिया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। रुद्रदामन प्रथम की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध राजा था जिसने पश्चिमी भारत पर शासन किया था। ये मूल रूप से ईरान निवासी थे। पार्सियन की अगर हम बात करें तो मूल रूप से ईरानी निवासी थे और उत्तर पश्चिमी भारत में शकों का स्थान लिया था। अगर कुषाण वंश की बात करें तो मध्य एशिया के घुमक्कड़ लोग थे जिन्होंने ओक्सस से गंगा तक शासन किया। कुजुल कैडफिसेस 1 और 2 जो 50 ईस्वी से लेकर 28 वर्षों तक शासन किया। तो कुजुल कैडफिसेस जो हैं कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे। इसका स्थान कनिष्क ने लिया था, कुजुल कैडफिसेस का। ठीक है, और कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि बताइए शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो एक कनिष्क ने की थी। किस वंश के शासक थे? तो एक कुषाण वंश के शासक थे। आगे बात कर लेते हैं अगर चालुक्य राजवंश और पल्लव राजवंश की। तो देखिए चालुक्य राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के समकालीन था और उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में, उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। बात कर लें अगर हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन से जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इनके दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो देखिए हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने कादम्बरी लिखी है। कादम्बरी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन ने भी कई रचनाएं की थी। अगर इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम देखें हम, तो देखिए अमुक्त माल्याद नहीं, हर्षवर्धन की अगर रचनाओं की बात देखें तो देखिए अमुक्त माल्याद अगर मैं कहना चाहूँ तो ये अमुक्त माल्याद जो कृष्णदेव राय की रचना है, पहले इसको देख लीजिए अगर मुँह से निकल ही गया है। अमुक्त माल्याद ये कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो इनकी रचना प्रमुख जो मानी जाती है रत्नावली एक ले लीजिए, एक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नागनंद। तो नागनंद और रत्नावली जो है हर्षवर्धन की रचनाएं थी। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना थी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अमुक्त माल्याद जो है कृष्णदेव राय की रचना थी। आगे अगर हम बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव राजवंश की राजधानी जो थी वो कांची थी। ठीक है, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कि कांची में है बनवाया था, याद रखिएगा। अब आते हैं मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत की बात करें तो उत्तर भारत 3 साम्राज्य का काल 8 से 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। पाल वंश की बात करें तो इन्होंने पूर्वी भारत पर शासन किया। पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और ये गोपाल किस वंश के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, पाल वंश के शासक थे।
नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। अगले वंश की बात करें, प्रतिहार वंश, तो इन्होंने पश्चिमी भारत पर ऊपरी गंगा के मैदानी भाग पर शासन किया। प्रतिहार वंश, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बताइए इन्होंने कहाँ पर शासन किया। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दक्कन और उत्तरी दक्षिण भारत के विशेष क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में चट्टान को काटकर शिव मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और ये चट्टान को काटकर बनाई गई मंदिर थी और है भी। चोल साम्राज्य की बात करें तो इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय पल्लवों के सामंत ने 850 ईस्वी में की थी। राजराज प्रथम, जिसके बारे में मैंने पहले बात कर ली है, और राजेंद्र प्रथम महान चोल राजा थे। राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी गंगा के चोल शासक के रूप में। चलिए आगे देख लेते हैं हम दिल्ली सल्तनत। अगर बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का जो पीरियड माना जाता है वो 1206 से 1290 माना जाता है, ठीक है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका कार्यकाल भी याद रखिएगा, कब तक थे, तो 1206 से 1210 तक। आगे बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक जो इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1210 से 1236 तक इन्होंने दिल्ली के मंगोल चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा की थी। दिल्ली की जो है मंगोल के शासक चंगेज खां के आक्रमण से रक्षा की थी। कब आक्रमण किया था इसने? भारत पर आक्रमण किया था 1221 1221 में। इसने चहलगामी प्रथा जो 40 अमीरों के समूह की स्थापना की थी। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। इसने इल्तुतमिश ने नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रजिया सुल्तान की बात करें जो इल्तुतमिश की बेटी थी, 1236 से 1240 इनका कार्यकाल माना जाता है। भारत में शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। आगे बात करें 1240 से 1266, तो एक कमज़ोर शासकों का काल रहा। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इसमें निखर कर नहीं आया जिसके बारे में हम पढ़ें। लेकिन आगे जो शासक बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। 1266 से लेकर 87 तक इनका नाम है गयासुद्दीन बलबन। इसने शक्तिशाली सेना के लिए सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज का स्थापना किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। इसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लौह और रक्त नीति का पालन किया था। तो लौह और रक्त नीति का पालन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में छपता है कि बताइए फारसी रिवाज पर आधारित सजदा और पैबोस प्रथा को किसने लागू किया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने लागू किया था। एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि बताइए पारसी समुदाय का जो त्यौहार है नवरोज, वो किसने शुरू किया था? तो ये भी गयासुद्दीन बलबन ने ही शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। आते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश में जो प्रथम शासक थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल 1290 से 1296 माना जाता है। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल माना जाता है, जिसने अपने चाचा को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। इसने दागने, घोड़े पर निशान लगाने और चेहरा सैनिकों का होलिया लिखने की परंपरा शुरू की थी। जैसे आज बायोमेट्रिक होता है, वैसे ही एक मुकुट जारी किया था जिसको पहनने पर पता चल जाता था मेरी टीम का सैनिक है या कहीं अलग से आया है। इसने अलाई किला, अलाई दरवाज़ा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है, अलाई दरवाज़ा क्या है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, इसने बनवाया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद भी कहा जाता है, यानी भारत का तोता। बहुत ही मीठा गाते थे इसलिए इनको तोता हिंद कहा जाता है। भारत का तोता अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। कौन? अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुबारक खां जो है इनका शासनकाल माना जाता है 1316 से 1320, और खुसरो खां का शासनकाल जो है 1320 में माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। तो 1320 से 1412 तुगलक वंश माना जाता है।
गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल जो है 1320 से 1325 माना जाता है। अगर छोटे पैमाने पर नहरों की बात करें, नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। देखिए, अगर बड़े पैमाने पर नहरों की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। अगर छोटे पैमाने पर नहरों की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसका निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल माना जाता है और यही शासनकाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट भी है। इसने 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करवाया था जिसने इसको चर्चा में ला दिया। कौन कौन सी योजनाएं थी देख लेते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। पहली योजना थी दोआब में कर, जो कि 1326 में लगाई थी। दूसरी योजना है राजधानी स्थानांतरण, इसने दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरण कर दी थी दिल्ली से। और इसके बारे में एक ये भी शब्द कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा मूर्ख और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, यानी बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था और बहुत ही ज़्यादा मूर्ख शासक भी था। अब बताइए, दिल्ली इतना विकसित था, दिल्ली को पाने के लिए विदेशी तरसते थे, उसको छोड़कर इसने दौलताबाद राजधानी बना ली। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। और ये किस लिए बनाई, वो भी इसका फेल हो गया, कार्यक्रम भी। टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की थी अगर बात करें तो 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। खुरासान आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। कराची आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ था। आगे बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो देखिए पहले बताया मैंने, फिरोज शाह तुगलक के लिए क्वेश्चन जो बनता है, बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। 1351 से 1388 इनका शासनकाल माना जाता है। इसने दीवाने खैरात यानी गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए विभाग और दीवाने बंदगान गुलामों के लिए विभाग की स्थापना भी की थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है 1388 से 1414 तक चला मामला। 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया था, तैमूर लंका दिल्ली पे, तो ये तैमूर का आक्रमण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, सैयद वंश आ गया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। इनका शासनकाल 1414 से 1421। मुबारक शाह उसके बाद आए 1421 से 1434। फिर मोहम्मद शाह आए 1434 से 1443। फिर आलम शाह आए 1443 से 1451। जो क्वेश्चन सैयद वंश से बनता था वो मैंने कवर कर दिया कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी खिज्र खान ने, याद रखिएगा। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खान ने की थी। लोधी वंश देख लेते हैं। लोधी वंश जो कि बहलोल लोधी इसका संस्थापक था, 1451 से 1488 शासनकाल माना जाता है। लोधी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी की बात करें तो 1489 से 1517 शासनकाल माना जाता है। इसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था और आगरा शहर की स्थापना की थी किसने, सिकंदर लोधी ने। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। देखिए 2-3 नगर आपसे स्थापना के तौर पर पूछे जाते हैं, मैं कवर कर देता हूँ। पहला है जयपुर। जयपुर की स्थापना किसने की थी, जयपुर की स्थापना की बात करें तो ये जय सिंह द्वितीय ने की थी। आपको ऑप्शन में जय सिंह फर्स्ट भी मिल सकता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। देखिए द्वितीय ने। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना जो है वो उदय सिंह द्वितीय ने की थी, तो याद रखिएगा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, याद रखिएगा। इब्राहिम लोधी की बात करें 1517 से 1526। लोधी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली का अंतिम सुल्तान था और यह वह अंतिम सुल्तान था जो युद्ध के दौरान मारा गया, बाकी सारे जो हैं वह अपने मौत से मारे गए। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। आगे देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की बात करें तो बाबर 1526 से 1530 तक। खानवा की लड़ाई जो 1527 में लड़ी गई थी वो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। बाबर ने तुजुके बाबरी की रचना की थी। देखिए बाबर के और सारे युद्ध हैं, इन्होंने 1526 मैंने बताया इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा जो कि आप देख ही रहे हैं, 1527 में लड़ा था राणा सांगा के खिलाफ। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा मेदिनी राय के साथ में, वो 1528 में लड़ा गया था, इसमें भी बाबर की विजयी हुई। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध इन्होंने महमूद लोधी के साथ में लड़ा था 1529 में, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये युद्ध भी याद रखिएगा। तुजुके बाबरी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, बाबरनामा नाम से किया था। तो देखिए तुजुके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में इन्होंने लिखी थी और उसका अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना जी ने किया था बाबरनामा के नाम से। किस भाषा में, फारसी भाषा में। अगला अगर देखें हुमायूं का शासनकाल, तो देखिए 1530 से 40 तक हुमायूं का शासनकाल माना जाता है। फिर 40 से लेकर 55 तक शेर शाह सूरी का शासनकाल रहता है। उसके बाद 1556 में हुमायूं फिर से अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को 23 साल की उम्र में मुगल सम्राट बना। सन 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पहली बार शेर शाह सूरी से पराजित हुआ।
1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1540 की अगर हम बात करें तो कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किससे? शेरशाह सूरी से ही हुआ था, और ये दोनों बार पराजित हुआ था। कौन? हुमायूं। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की है। ये बाबर की बेटी थी। पुराना किला का निर्माण जो है हुमायूं ने किया था, लेकिन इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा पूरा किया गया था। हुमायूं का मकबरा भारत में दोहरे गुंबद वाली प्रथम इमारत है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। आगे बात करें शेरशाह सूरी की, तो सूर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध इन्होंने जो लड़ा था शेर खां, पहली बार इन्होंने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। पहले नाम इनका शेर खां था, जब चौसा का युद्ध जीता तो शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने शेरगांव के अटक, कलकत्ता से अमृतसर तक ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और रुपया सर्वप्रथम भारत की में बात करें तो वो भी शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगर अकबर की बात करें तो 1556 से 1605, पहले तो यही याद कर लीजिए इनका जो शासनकाल था कब से कब तक था। 1556 से 1605 तक था। अकबर एक अशिक्षित व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह प्रख्यात विद्वानों का संरक्षक था। मतलब इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। अबुल फजल अकबर के दरबार का इतिहासकार था। इन्होंने अकबर के जीवन कार्यों का आधारित आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की, जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। बीरबल की बात करें तो ये इनका असली नाम जो है महेशदास था। राजा टोडरमल जो थे, राजा टोडरमल अकबर के वित्त तथा राजस्व मंत्री थे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैं बस उतने ही पॉइंट कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, मगर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशासन की बात करें तो देखिए मनसबदारी प्रथा आपसे बहुत बार पूछी जाती है। इस प्रथा की शुरुआत एक विशाल सेना के रखरखाव के लिए की गई थी। मनसबों को अमीरों को बरकरार दर्जा प्राप्त था। उन्हें जाट, व्यक्तिगत स्थिति और सवार रखरखाव के लिए घुड़सवार में बांटा गया था। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, याद रखिएगा। अकबर ने आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, हुमायूं का मकबरा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया था, जिसमें वह चुनिंदा धर्मगुरुओं के साथ रहस्यवादियों को धार्मिक बातों पर चर्चा किया करता था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत खुशी में 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कब? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1601 में। अगला शासक देख लेते हैं जहांगीर, जो 1605 से 1627 तक जिसने शासन किया। इसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर यानी जंजीर इल अदाल की स्थापना की थी। जहांगीर अपने सख्त प्रशासन के लिए जाना जाता था। 1606 में जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला था, क्योंकि उन्होंने जहांगीर के बेटे राजकुमार खुसरो की उनके खिलाफ विद्रोह करने में मदद की थी। 1609 की बात करें तो जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस मिलने आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम हॉकिंस इनसे मिलने आया था 1609 में। वह व्यापार रियासत प्राप्त करने के लिए भारत आया था। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग, निशांत गार्डन का निर्माण करवाया। इसने लाहौर में मोती मस्जिद और शहादरा में मकबरे का भी निर्माण करवाया। तो देखिए जहांगीर से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल जो है 1628 से 1658 माना जाता है। 1631 में इसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण किया। 1653 में पूरा हुआ। इसके वास्तुकार तुर्की और फारसी उस्ताद ईजा थी, ठीक है। 1638 की बात करें तो इसमें शाहजहां ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बनाई और राजधानी को आगरा से स्थानांतरित कर लिया। 1639 की बात करें तो इसने अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के मॉडल के आधार पर दिल्ली में लाल किले का पुनर्निर्माण करवाया। 1656 में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? शाहजहां के काल को। मुगल स्थापत्य कला का भी पूछा जाता है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? शाहजहां के काल को। इसने मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस का भी निर्माण करवाया था। अगर इसकी बात करें और डिटेल की तो मयूर सिंहासन को 1739 में जो है नादिर शाह आक्रमण करके उठा ले गया था भारत से। उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए तख्ते ताउस कौन उठा ले गया था? तो नादिर शाह। कब? 1739 में। अगला शासक औरंगजेब, 1658 से लेकर 1707 तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये आखिरी महान मुगल सम्राट थे जिसके बाद मुगल साम्राज्य का एकदम से पतन हो गया।
औरंगजेब जो थे उनको साधारण जीवन की वजह से जिंदा पीर या जीवित संत के रूप में भी जाना जाता था। 1675 में इन्होंने नवे सिख गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर अर्जुन देव को जहांगीर ने और तेग बहादुर को इस्लाम को स्वीकार नहीं करने के कारण मरवा दिया था औरंगजेब ने। 1679 में औरंगजेब ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अपनी एकमात्र पत्नी जो रबिया उद दौरा का मकबरा बनवाया। इसे बीबी का मकबरा भी के नाम से भी जाना जाता है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। लाल किले में औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत मोती मस्जिद है। उत्तरवर्ती मुगल काल की बात करें तो देखिए ये 1707 से लेकर के 1857 तक चला था। 1707 से लेकर के 1857 तक। फिर अगर देखें अब 1857 की क्रांति देख लेते हैं। देखिए विद्रोह के प्रसिद्ध नेता की बात करें तो दिल्ली का नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह के हाथ में था, लेकिन असली शक्ति बख्त खां के हाथ में थी, जिसने बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली लाया। कानपुर की बात करें तो कानपुर में विद्रोह की जो है कमान नाना साहब के हाथ में थी और ब्रिटिशों के खिलाफ उनके प्रयासों का समर्थन उनके दो सिपाही तांत्या टोपे और अजीमुल्ला ने किया था। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह की प्रमुख नेता अवध की बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने अपने पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया। बिहार की बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। झांसी की बात करें तो वहाँ से हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी, गंगाधर राव की विधवा पत्नी, ने इस क्रांति में अमर योगदान दिया था। सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को शुद्ध करने, एक धर्म का उपदेश देने के लिए कलकत्ता 1828 में की थी। तो देखिए कलकत्ता में की थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का दंडनीय अपराध बनाने में मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। मतलब कि सती प्रथा का अंत करने के लिए इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर। यंग बंग आंदोलन की अगर हम बात करें तो देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी, याद रखिएगा। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इनके विचार संकलित थे। प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में 1886 में इन्होंने की थी। आगे देखें प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1867 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1897 में हावड़ा में बेल्लूर में की गई थी। ठीक है, बेल्लूर कहाँ है? कर्नाटका में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में एक रूसी नागरिक मैडम HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी कर्नल अल्कॉट ने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी कर्नल अल्कॉट ने की थी। कब की थी? जब जो है 1875 में की थी। आगे देखें बाद में 1893 में भारत में जो है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा जो है अल्कॉट की मृत्यु के बाद सोसाइटी का नेतृत्व संभाला गया। तो अगर भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा 1893। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो मैडम HP ब्लावत्स्की और अमेरिकी कर्नल जो हेनरी अल्कॉट। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ज्योतिबा फूले शिक्षा से रिलेटेड थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। उन्होंने सन 1873 में जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फूले ने। आगे देखें भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस की। भारतीय समाज के सेवक की, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? भारतीय स्वयं सेवक संघ जिसको कह सकते हैं, भारतीय स्वयं सेवक संघ नहीं, भारतीय समाज के सेवक। ठीक है, ये 1905 में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने।
देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, आईएनसी जिसको कहते हैं, तो इसकी स्थापना पूर्व राजनीतिक संगठन या संस्थाएं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 1839 लंदन, विलियम एडम्स। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी तथा दिनेश वाचा, ठीक है। और पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रनाडे, जीबी जोशी और चिपलंकर। इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन की बात करें तो आनंद मोहन बसु। और मद्रास महाजन सभा यानी 1884 मद्रास की बात करें तो एम वीरघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन देखें अगर तो 1885 से 1905 तक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय की बात करें तो 1885 में इनका उदय होता है। एवो ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला सत्र 1885 मुंबई में आयोजित हुआ। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र की, तो पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में आयोजित हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही में अध्यक्षता की थी, किसमें? बेलगांव 1924। आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी। कब की थी? 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की ऐसा पूछे तो 1925 लगाएंगे आपका सरोजिनी नायडू। आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास अधिवेशन में। आगे बात करें भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी थे। आगे देख लेते हैं जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे अधिवेशन से पूछे जाते हैं। 1885 का पहला अधिवेशन हुआ बम्बई या इलाहाबाद कह सकते हैं, दो जगह हुआ था। 1885 में हुआ था बम्बई में, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है। 82 में हुआ था इलाहाबाद में, उसको कंटिन्यू का या काउंट नहीं करते हैं, 85 से माने जाते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है अध्यक्ष थे 1885 वाले में। अगर बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 1893 का लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ये भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 1887 का मद्रास अधिवेशन, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1889 बम्बई सर विलियम बेडरवन इसके अध्यक्ष बने थे। 1890 कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने थे। 1895 पूना और 1902 अहमदाबाद एस.एन. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। 1905 का बनारस में अधिवेशन हुआ, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने थे। 1907 और 1908 सूरत और मद्रास अधिवेशन, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो मुस्लिम लीग जो है अलग हो गया था, कांग्रेस अलग हो गया था। कब? 1907 का सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने। 1909 का लाहौर अधिवेशन की बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें जो है मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पुनर्विलय हो गया था, मुस्लिम लीग कांग्रेस से आकर फिर से मिल गया था, अलग हुआ था 1907 में, 16 में मिल गया था। 1917 की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1919 की बात करें अमृतसर, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। 1920 की बात करें कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय अध्यक्ष। 1921-22 की बात करें तो अहमदाबाद और गया में हुआ था, इसके सी.आर. दास, ठीक है, अध्यक्ष थे। 1923 की बात करें तो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1924 का बेलगांव एकमात्र अधिवेशन, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी अध्यक्ष थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया। 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, यहाँ मौलिक अधिकार संकल्प और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम नीति पारित हुई। 1932 या 1933 की बात करें तो दिल्ली और कलकत्ता सत्र प्रबंधित किया गया था। और 1934 की बात करें तो बम्बई राजेंद्र प्रसाद। 1936 की बात करें तो लखनऊ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1937 की बात करें तो फैजपुर
जवाहरलाल नेहरू ने किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी कब? 1937 में। 1938 देखें तो हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1938 में। 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण त्यागपत्र दे दिया और फिर गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन दिया था क्योंकि, तो उसके स्थान पर इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया। 1940 अधिवेशन की बात करें तो रामगढ़ अधिवेशन, अब्दुल कलाम आजाद जो है अध्यक्ष थे। 1946 अधिवेशन की बात करें मेरठ अधिवेशन, कैबिनेट मिशन भी इसी साल आया था भारत। आचार्य जीबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे, आज़ादी के समय पहले बता दिया। 1948 की बात करें तो जयपुर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की, अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 1905 से 1916 तक। देखिए जो बंगाल का विभाजन हुआ था, कई बार आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह, इन तीनों ने मिलकर की थी। सूरत अधिवेशन की बात करें तो पहले चर्चा हो चुकी है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था, उग्र दल और नरम दल। अध्यक्षता किसने की थी सूरत अधिवेशन की? रास बिहारी घोष ने। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें 1909 में आया था। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी इस मार्ले मिंटो सुधार में। बंगाल का विभाजन की वापसी 1911 में हुई थी। भारत की गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। भारत की गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भागना ने की थी। मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। कोमागाता मारू घटना, देखिए कोमागाता मारू घटना जो 1914 में घटित हुई थी, तो कोमागाता मारू जो था एक जहाज का नाम था जिसमें 370 यात्री मुख्यतः सिख और पंजाबी मुस्लिम पलायन सिंगापुर से बैंकापुर जा रहे थे। ठीक है, जहाज आखिर में सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंच गया, लेकिन यात्रियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने से मना कर दिया। कलकत्ता में पुलिस के साथ मारपीट के दौरान 22 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसे कोमागाता घटना के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1914 में। और 1914 से लेकर के 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध भी आपका चला था। लखनऊ सत्र की बात करें तो 1916 अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल और गरम दल इसमें मतलब एक हो गए थे। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1916 में हुआ था। इस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा और उन्होंने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। तो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर की बात करें या गरम दल और नरम दल कब एक हो गए थे इसकी बात करें तो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का। आगे अगर बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की, तो देखिए 1916 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट यानी कि एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें 1917 से जो 1947 तक चला, इसमें भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन की अगर बात करें तो 9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, जहां वह 20 साल से अधिक समय तक रुके थे। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में, देखिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। भारतीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का निमंत्रण भेजा, वह वहाँ किसानों की स्थिति का अंदाजा लगा सके ताकि ठीक है पहुँच के। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूखा पड़ने के बावजूद भी कर संग्रह किए जाने के विरुद्ध किसानों का नेतृत्व किया था, खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसी में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसी में अध्यक्ष मतलब गवर्नर थे इस समय। ठीक है, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी गिरफ्तारी के खिलाफ कोई अपील अथवा याचिका दाखिला नहीं की जा सकती थी। जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें 13 अप्रैल 1919, आप लोगों को याद होगा, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग जनसभा में आयोजित की गई थी। जनरल डायर ने अंदर मार्च किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।
खिलाफत आंदोलन की बात करें 1920, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार थी। पूरा आंदोलन मुस्लिमों के इस विश्वास पर आधारित था कि खलीफा तुर्की का सुल्तान जो था वो पूरी दुनिया में मुसलमानों का धार्मिक नेता था। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 1922 तक चला। इसका अनुमोदन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में किया गया था, लेकिन पूरे आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद अचानक वापस ले लिया गया। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना 1920 में होती है, मोपला विद्रोह, जो हालांकि चर्चा नहीं होता है कहीं पर। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, एक बार जरूर पढ़िएगा मोपला विद्रोह क्या था। ठीक है, यहाँ हम फटाफट देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो उतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी, आप देखिएगा सर्च करके। स्वराज पार्टी की बात करें अगर हम, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के कारण दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सत्र में कांग्रेस का पुनः विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ? गया में हुआ, 1922 में हुआ। पहली बार 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। एक कब हुए थे? 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के अंदर एक अलग समूह स्वराज पार्टी का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन की बात करें तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 को पेश की गई थी। 1919 के क्रियान्वयन और मूल्यांकन के सुझाव मांगने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये 1930 से लेकर के 1934 तक चला था। बीच में 31, 32 और 33 ये 30, 31, 32 ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। स्वराज संकल्प को पारित किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद सरकार के नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। दांडी मार्च की बात करें, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के लिए 79 समर्थकों के साथ मिलकर प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। देखिए, 6 अप्रैल की डेट याद रखिएगा, एग्जाम में फंसा देता है कभी कभी। नमक कानून तोड़ा कब था? 6 अप्रैल 1930 को। गोलमेज सम्मेलन की बात करें, मैंने बताया था 1930 में पहला हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, याद रखना। कांग्रेस ने किस सम्मेलन का बहिष्कार किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। द्वितीय की बात करें तो सरकार ने कांग्रेस पार्टी से प्रतिबंध हटा दिया, इसके नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सांप्रदायिक पंचाट की बात करें, देखिए पंचाट मतलब आर्बिट्रेटर होता है, जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करना, दो झगड़ों को निपटाना, यानी बीच में जैसे वो बंदर आता था ना, तो बिल्लियों के झगड़े को निपटा करके पूरी रोटी खा गया था, आर्बिट्रेटर कहते हैं। पंचाट का मतलब आर्बिट्रेटर होता है। तो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में की थी। सांप्रदायिक पंचाट में पिछड़ी जातियों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की घोषणा की गई और उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल भी थे। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो 1932 में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, सांप्रदायिक पंचाट का मतलब होता है सांप्रदायिक चुनाव की बात की गई थी, ठीक है, मतलब अलग अलग चुनाव की बात की थी भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो वही समझौता हुआ था 1932 में। 20 सितंबर 1932 को एरवदा जेल से ही मृत्यु तक जो है अनशन करने की घोषणा की थी। आखिरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 1932। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता के नाम से 1931 को जाना जाता है, 1932 को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1932 में हुआ था, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और अगर बात करें बी आर अम्बेडकर थी, तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो है 1935 की बात करें तो शक्तियों को 3 भागों में जो है विभाजित कर दिया गया था, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद संरक्षित विषय का प्रशासन करते थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव में निहित था, पहला, भारत के लिए अधिराज्य दर्जे का लक्ष्य, दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन, तीसरा,
कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 से 41 में चलता है। आचार्य विनोबा भावे सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। कृष्ण मिशन की बात करें तो ये 1942 में आता है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ सहयोग बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों में 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। कृष्ण मिशन के प्रमुख सुझाव थे भारत को अधिराज्य का दर्जा। आगे अगर बात करें तो गांधी जी ने कृष्ण मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर। 8 अगस्त 1942 अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सम्मेलन हुआ। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ। इसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। तो कब नारा दिया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय हुआ था और इस समय जो गवर्नर थे उनका नाम याद रखिएगा, लेन लिथ गो। लेन लिथ गो इस समय गवर्नर थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला की बात करें 1944। अनुभवी कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया। युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी जनता एक अलग संप्रभु देश बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित करेगी। बेवेल योजना या शिमला सम्मेलन की बात करें तो ये 1945 में होता है। याद रखिएगा, बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन 1945। इसका लक्ष्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना था, जिसके आधार नए संविधान के निर्माण में विलंब हो रहा था। गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। ठीक है, ये बेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य था और हिंदुओं और मुस्लिमों का समान प्रतिनिधित्व था। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल की बात करें 1945। INA के सिपाहियों का दिल्ली में लाल किला में ट्रायल हुआ था। कैबिनेट मिशन 9 दिसंबर 1946 को भारत आया। कहीं कहीं 9 जनवरी भी लिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है, को भारत भेजा गया था। क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन, ठीक है, जब आया था इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन आया था? पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत और प्रांतीय राज्यों को मिलाकर संघीय भारत का भी प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना की बात करें 1947, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, किस योजना के तहत में हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ व्यापक विमर्श के बाद 3 जून 1947 को देश के विभाजन की योजना लाई गई। 3 जून 1947 कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंततः माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। आगे बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार करके 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ने भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए सीमा रेखा खींच दी। देखिए आगे अगर देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि बताइए जो ये भारतीय स्मारकों और उनके निर्माताओं की सूची। तो देखिए आगरा किला की बात करें तो आगरा का किला जो है आगरा में स्थित है। अकबर ने इसको बनवाया था, 1573 ईस्वी में बनवाया था। आगरा शहर की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ठीक है, आराम बाग की बात करें तो आराम बाग आगरा में ही है, उत्तर प्रदेश, बाबर ने बनवाया था, 1528 ईस्वी में बनवाया था। अकबर का मकबरा की बात करें तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, अकबर और उसका पुत्र जहांगीर ने बनवाया था, 1613 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, अपना मकबरा कोई खुद तो बनवा नहीं सकता है, ठीक है, तो अकबर ने प्रस्तावित किया था और उनके मरने के बाद जहांगीर ने बनवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया था। ये नूरजहां के फादर थे। नूरजहां कौन थी? ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा जो मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, शाहजहां की वाइफ थी। 1628 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था इसको, 1648 ईस्वी में बनवाया था। दीवाने खास की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने बनवाया था। शीश महल की बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया था, 1632 ईस्वी में बनवाया था। मोती मस्जिद देखें
तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाहजहां ने बनवाया था, 1635 ईस्वी में बनवाया था। इसीलिए शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल की बात करें, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आपको पता ही होगा। शाहजहां ने बनवाया था, सन याद कर लीजिए, 1653 में बनवाया था, सन जल्दी याद नहीं होता है, 1653। आनंद भवन की बात करें, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया था, 1930 में बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़े की बात करें तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, आसफ उद्दौला ने बनवाया था, 1785 में बनवाया था। छोटा इमाम बाड़ा की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, बड़ा और छोटा दोनों, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। जंतर मंतर, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये दूसरा वाला जंतर मंतर है, ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। द्वितीय याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लिख देता है एग्जाम में। 1724 से 1738। जंतर मंतर वाराणसी में स्थित है और ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल और बुलंद दरवाजा आगरा में स्थित हैं सारे के सारे, और अकबर ने बनवाया था, 16वीं शताब्दी में बनवाया था। अकबर का काल 1556 से लेकर 1605। रॉक कट मंदिर की बात करें तो ये ममल्लपुरम में है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था, 8वीं सदी में बनवाया था। शोर मंदिर की बात करें तो ममल्लपुरम तमिलनाडु में है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, 8वीं शताब्दी में बनवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें, कांचीपुरम तमिलनाडु में। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, उसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये कैलाशनाथ मंदिर है, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है, इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, राजराज प्रथम ने बनवाया था। इन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर भी बनवाया था, बृहदेश्वर का, ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में ये भी स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर आ गया, देखिए तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसकी सन याद रखिएगा, इसका पूछा जाता है, 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। गैंगकोंड चोलपुरम, ये किसने, गैंगकोंड चोलपुरम तमिलनाडु में है, ये राजेंद्र प्रथम जो कि राजराज प्रथम चोल के पुत्र थे, 12वीं सदी में बनवाया था। सेंट जॉर्ज का किला चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1644 ईस्वी में बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर की बात करें, मदुरई तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले बात कर चुके हैं, अजमेर राजस्थान में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 1192 में बनवाया था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे दिल्ली सल्तनत के, इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी। अजमेर शरीफ की दरगाह की बात करें तो अजमेर राजस्थान में है, इसे सुल्तान सिहासुद्दीन ने बनवाया था, याद रखिएगा। हवा महल की बात करें तो जयपुर राजस्थान में है, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था, 1799 में बनवाया था। नाहरगढ़ का किला की बात करें तो जयपुर राजस्थान में है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और 1734 में बनवाया था। जयगढ़ का किला की बात करें, जयपुर राजस्थान में है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। विजय स्तंभ की बात करें, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, सिद्धराज ने बनवाया था 1582 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है, राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया था, 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। अंबर का किला की बात करें तो जयपुर राजस्थान में स्थित है, मान सिंह प्रथम ने बनवाया था, 1592 में बनवाया था। देखिए ये जंतर मंतर हमारा आ गया जयपुर राजस्थान वाला, ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था और ये 1724 से 1736 में बनवाया था। मेहरगढ़ के किले की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है, राव जोधा जी ने बनवाया था, 1460 में बनवाया गया था। जंतर मंतर देखिए ये उज्जैन मध्य प्रदेश वाला है, ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, राजस्थान वाला उज्जैन वाला दोनों। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंदेल शासकों ने बनवाया था इसको। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है, ये भी कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफाओं की बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसे गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, किसने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था, मुंबई महाराष्ट्र में ये भी गुफाएं स्थित है। आगे बात करें बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, आजम शाह ने बनवाया था, देखिए लिखा है, लेकिन औरंगजेब इसका आंसर होगा। बहुत लोग मानते हैं कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया था, लेकिन औरंगजेब अगर ऑप्शन में होगा तो आप वही टिक करना। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, मुंबई महाराष्ट्र में है,
ब्रिटिश सरकार, ठीक है, 20वीं शताब्दी में बनवाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो बिहार में है, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, विक्रमशिला धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। शेरशाह का किला की बात करें तो सासाराम बिहार में है। देखिए शेरशाह का किला या शेरशाह का मकबरा की बात करें तो सासाराम बिहार में है, शेरशाह के पुत्र ने इसको बनवाया था। पुराना किला की बात करें नई दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, 16वीं सदी में बनवाया था। सफदरगंज किला की बात करें तो दिल्ली में स्थित है, शुजाउद्दौला ने बनवाया था, 1754 में बनवाया था। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 1193 में बनवाया था। अलाई दरवाज़ा की बात करें तो अलाई दरवाज़ा जो आपका है वो दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। हौज खास, ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। मैदान नहीं, उस समय ये पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं बस्ती थी, बसाई गई थी, जो मैदान के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पहले ही मैदान नहीं था, पहले क्रिकेट स्टेडियम नहीं था वो, ठीक है। खिड़की मस्जिद की बात करें तो ये दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिड़की मस्जिद। हुमायूं का मकबरा की बात करें तो ये दिल्ली में है, हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला की बात करें तो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद की बात करें दिल्ली किला यानी दिल्ली में है, औरंगजेब ने बनवाया था। जंतर मंतर नई दिल्ली वाला ये देखिए महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जयपुर जंतर मंतर जयपुर का, जंतर मंतर नई दिल्ली का, जंतर मंतर मध्य प्रदेश का, ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इंडिया गेट की बात करें नई दिल्ली में स्थित है, एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में है, हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी। गोल गुंबद ये बीजापुर कर्नाटक में है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह, याद रखिएगा। हम्पी स्मारक कर्नाटक में है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये अमृतसर पंजाब में है, इसे गुरु रामदास ने बनवाया था, 1577 ईस्वी में बनवाया था। आप बताएंगे रामदास जी जो हैं किस नंबर के गुरु थे, सिख के गुरु थे, किस नंबर के थे। शांति निकेतन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 19वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, या स्थापना की थी, जो भी कह लें आप। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था 1921 में। सूर्य मंदिर ये कोणार्क उड़ीसा वाला है, ये नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था, 1250 ईस्वी में बनवाया था। जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में है, अनंत वर्मन गंग ने बनवाया था, 1161 में बनवाया था। शालीमार बाग पहले बता दिया था, जहांगीर ने बनवाया था, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ठीक है, सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप देखिए मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश गलत लिखा है, काट दीजिए। अशोक ने बनवाया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। धामे कुछ स्तूप जो है वो भी आपका वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बात करें भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं की, तो देखिए 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल माना जाता है। फिर 2 मिलियन ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक पूर्व पाषाण काल माना जाता है। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। 40,000 से 10,000 तक उत्तर पाषाण काल माना जाता है। पाषाण काल की बात करें, आग की खोज, चूने पत्थर के बने औजारों का प्रयोग पूर्व पाषाण काल में, इनके अवशेष छोटा नागपुर पठार और करनूल जिले में प्राप्त हुए हैं। 10,000 ईसा पूर्व की बात करें तो मध्य पाषाण काल, शिकारी और चरवाहे जो कि सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। 7,000 ईसा पूर्व की बात करें तो नवपाषाण काल, अनाज उत्पादक पॉलिश उपकरण का उपयोग। पूर्व हड़प्पा काल की बात करें 3,000 ईसा पूर्व, ताम्रयुग, प्रथम धातु तांबे का प्रयोग। 2500 ईसा पूर्व की बात करें तो हड़प्पा काल माना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, शहरी सभ्यता का विकास। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की बात करें तो उत्तर वैदिक काल, महाजनपदों की स्थापना के साथ साथ दूसरे शहरी चरण का भी विकास। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व की बात करें तो देखिए महाजनपद, और यहाँ पे 16 राज्यों के साथ विशेष राजतंत्र स्थापित हुए। 540 से 412 ईसा पूर्व, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। 412 से 342 शिशुनाग वंश, शिशुनाग और कालाशोक। 344 से 323 नंदवंश, महापद्मनंद। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। आगे बात करें 540 ईसा पूर्व तो महावीर जी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें थे पार्श्वनाथ।
518 ईस्वी की ईसा पूर्व की बात करें तो पारसियों का आक्रमण हुआ था। डेरियस प्रथम जो है आक्रमण किए थे, ईरानी थे। 483 ईसा पूर्व की बात करें तो प्रथम बुद्ध परिषद थी, जो कि राजगीर में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। राजगीर को राजगृह भी कहते हैं। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय युद्ध परिषद, बुद्ध परिषद जो है, सॉरी युद्ध नहीं, बुद्ध परिषद वैशाली, ठीक है। 326 ईसा पूर्व की बात करें तो मेसोडोनियाई आक्रमण हुआ था, ग्रीक और भारत के मध्य सीधा संपर्क। 250 ईसा पूर्व की बात करें तो तृतीय बुद्ध परिषद हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संघी थी पाटलिपुत्र, अशोक के समय में, ठीक है, याद रखना। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल माना जाता है। 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य, 298 से 273 बिंदुसार, 273 से 232 का जो है अशोक, 232 से 185 उत्तर जो उर्वरती मौर्य साम्राज्य। 185 से 73 की बात करें तो शुंग वंश, 73 से 28 ईसा पूर्व की बात करें तो कर्ण वंश, 60 ईसा पूर्व से 225 की बात करें तो सातवाहन वंश, 2 ईसा पूर्व की बात करें तो इंडो यूनानी, जो कि मिनांडर, जिसको हमने बताया था बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी की बात करें तो शक संवत या शक का शासन कह सकते हैं एक प्रकार से, रुद्रदामन इसके प्रमुख शासक थे। 1 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी की बात करें तो पारसी और गोंडोफेरेंस के शासन में सेंट थॉमस भारत आए थे। 1 ईस्वी से 4 ईस्वी की बात करें तो कुषाण वंश, कनिष्क जो है इसके शासक थे। 72 ईस्वी की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 3 ईसा पूर्व से 3 ईस्वी की बात करें तो संगम काल, संगम संघ सम्मेलन चेर चोल पांड्य शासक, ठीक है। 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व की बात करें तो गुप्त काल, 319 से 334 की बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, 335 से 380 समुद्रगुप्त, 380 से 314 चंद्रगुप्त द्वितीय, 415 से 455 कुमारगुप्त और 455 से 467 स्कंदगुप्त। 550 से 647 की बात करें तो वर्धन वंश, जो कि कन्नौज और प्रयाग सभा का आयोजन हुआ, वंशांग हर्ष के काल में आया। वंशांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है पल्लवों की राजधानी कांची की भ्रमण कब किया हर्षवर्धन ने, ठीक है, वंशांग ने, तो आप दूसरा लगा के आएंगे, आप नरसिंहवर्मन तब प्रथम लगा के आएंगे। अगर पूछेगा पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा किसके काल में किया, तो नरसिंहवर्मन प्रथम आंसर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 575 ईसा पूर्व से 897 ईस्वी, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, कांची के पल्लव द्रविड़ शैली में जो है मंदिर निर्मित है। 750 से 1150 ईस्वी की बात करें अगर तो पाल का शासन चला, मुंगेर बिहार में राजधानी थी। 752 से 973 ईस्वी की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का शासन चला, मालेखेत में इनकी राजधानी थी। 730 से 1026 ईस्वी की बात करें तो प्रतिहार वंश पश्चिमी भारत पर शासन किया था इन्होंने। 712 ईस्वी की बात करें तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण महमूद बिन तुगलक, ठीक है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। 850 से 1279 ईस्वी की बात करें तो चोल, राजधानी तंजौर, द्राविड़ी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसे माना जाता है। 998 से 1030 ईस्वी की बात करें तो प्रथम तुर्की आक्रमण गजनी महमूद ने किया था। 1175 से 1206 की बात करें तो द्वितीय तुर्की आक्रमण गौरी के महमूद द्वारा किया गया था। 1178 से 1192 पृथ्वीराज चौहान का काल, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 तराइन का युद्ध प्रथम और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। सल्तनत काल 1206 से 1556 की बात करें तो देखिए 1256 से 1510 कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से ज्ञात कुतुब मीनार की नींव रखी। 1211 से 1236 शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन किया इन्होंने। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान, भारत पर शासन करने वाली प्रथम महिला। 1240 से 1266 कमजोर उत्तराधिकारी हुए। 1266 से 1287 गयासुद्दीन बलबन दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 96 जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी कई प्रशासनिक सुधार किए और दागना घोड़े को और चेहरा पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने की थी। 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक प्रशासनिक सुधार के लिए आए और कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू किया। 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक महान शहरों की स्थापना की, बड़े नहरों पर जो बड़े पैमाने पर नहरों की स्थापना की। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। चंगेज खां वंशज तैमूर ने मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चला। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। 1451 से 1488 बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक।
1489 से 1517 सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना की थी। 1517 से 1526 इब्राहिम लोदी, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब बात करें विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य की, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरि और बुक्का ने की थी। ठीक है, फिर सुलू वंश आता है जो कि 1485 से 1505 चलता है। फिर तुलु वंश आता है जो कि 1505 से 1570 चलता है। इसके प्रमुख शासक आपके वीर नरसिम्हा माने जाते हैं। 1509 से 1529 की बात करें, कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, अत्यंत प्रतिभाशाली जो है विद्वान थे। 1570 से 1650 की बात करें तो आरबीडू वंश, स्थापना की थी तिरुमल ने। ठीक है, 1347 से 1358 की बात करें अगर, तो बहमनी साम्राज्य में अगर देखें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। गुलबर्गा में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1397 से 1482 की बात करें तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। 1422 से 1435 की बात करें तो अहमद शाह वली। आगे देखें 1526 से 1530 मुगल साम्राज्य में अगर आ जाएं तो बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ। 1530 से 1540, 1535 से 1556 ये हुमायूं का शासनकाल था। शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुए थे 2 बार। 1540 से 1555 सूर साम्राज्य, ये शेरशाह ने हुमायूं को हराया। 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया। 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है जो कि अकबर बनाम हेमू होती है, अकबर विजयी होते हैं। 1556 से 1605 अकबर जो है दीन इलाही की स्थापना की, इन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। 1605 से 1627 जो है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए। 1628 ईस्वी की बात करें तो मुगल साम्राज्य एवं कला और स्थापत्य का उत्कृष्ट समय। 1658 से 1707 औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। 1707 से 1857 उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल शासक अंग्रेजों के ताकतवर बनने के साथ ही मुगल साम्राज्य में टूट गया। आगे बात करें 1674 से 80 शिवाजी, औरंगजेब के समकालीन और दक्कन में मुगलों की सबसे बड़ी चुनौती थे। 1680 से 1689 संभाजी, 1689 से 1700 राजा राम। आगे बात करें 1700 से 1707 तो ये ताराबाई, 1707 से 1749 तो ये साहू, और 1713 से 1720 तो ये बालाजी विश्वनाथ। पेशवा का उदय हुआ था, प्रथम पेशवा यही बने थे बालाजी विश्वनाथ। 1720 से 1818 की बात करें तो 20 से 40 में बाजीराव प्रथम और 40 से 61 में बालाजी बाजीराव। आगे बात करें 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, मराठों की हार हुई थी। 1761 से 1818 उत्तरवी शासक। 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ब्रिटिश की हार हुई थी और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। 1803 से 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट। ठीक है, मराठों की हार हुई और उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1807 से 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों की निर्णायक रूप से हार हो गई। अब आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो 1717 से 1727 मुर्शिद कुली खान गवर्नर थे बंगाल के। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की गई थी। 1727 से 1739 सुजाउद्दौला, ये इस समय गवर्नर थे। 1739 से 40 सरफराज खान, 1740 से 36 अलीवर्दी खान, 1756 से 57 सिराजुद्दौला, 1757 से 60 मीर जाफर, 1760 से 64 मीर काजिम। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खान ऐसे बारी बारी से शासन इन्होंने मिलकर किया था। मैसूर की बात करें तो मैसूर के शासक हैदर अली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है। आधुनिक मैसूर की राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, 1766 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हैदर अली की सर आयरकोट के हाथों पराजय हो गई थी। 1782 से 1799 टीपू सुल्तान, जो कि द्वितीय युद्ध जारी रहा। 1790 से 1792 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू ने आधे से अधिक समय से जीत लिया, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। आगे बात करें पंजाब राज्य की तो 1792 से 1839 महाराजा रणजीत सिंह सिख शासन की स्थापना की थी। 1845 से 1846 की बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सिख पराजित हुए। 1848 से 1849 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया। 1498 में बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कोचीन और गोवा मुख्यालय स्थापित किए।
1600 की बात कर लें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में उपस्थित है। 1602 की बात करें डच इंडिया ईस्ट कंपनी, पुलिकट, नागपट्टनम। 1616 की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सेरामपुर। 1664 की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पांडिचेरी। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध की बात करें तो एक्सला चापेल की संधि से समाप्त हुई थी। द्वितीय आंग्ल फ्रांस युद्ध की बात करें पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुई थी। तृतीय पेरिस की संधि से समाप्त हुई थी। 1857 का रिवोल्ट देखें तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। सामाजिक, आर्थिक और कारणों के कारण थोड़ा रद्द हो गया मामला। 1885 कांग्रेस का गठन हुआ था। एवो ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 1885 नरमपंथी, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का प्रभुत्व। 1905 से 1947 चरमपंथी, लाल बाल पाल अरविंद घोष का प्रभुत्व। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 से 8 में स्वदेशी आंदोलन। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1906 में जो है आईएनसी का कलकत्ता सत्र। 1907 में तो सूरत का अधिवेशन। 1909 में तो मार्ली मिंटो सुधार। 1916 में तो होम रूल लीग आंदोलन। 1917 जो है 1917 में अगर बात करें 1917 की बात करें तो यहाँ देखिए 1917 में चंपारण अभियान हुआ था। 1893 से 1914 की बात करें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1895 में। 1915 से 1948 की बात करें भारत में गांधी जी मुंबई पहुंचे। प्रथम 2 बार भारत का भ्रमण किया और किया राजनीतिक आंदोलन को समझा। राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1917 की बात करें तो चंपारण। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। और 1919 रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट। 1920 से 1922 असहयोग या खिलाफत आंदोलन। 1924 बेलगांव का एकमात्र आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। आगे अगर बात करें तो देखिए 1930 से लेकर के 1934 नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से फिर से चालू हो गया। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा। 1919 में रॉलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार। 1920 में खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। 1922 में चौरी चौरा कांड, गांधी जी ने एनसीएम वापस ले लिया। आगे बात करें 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज दिवस मनाया जाता है, विधायी परिषद में प्रवेश। 1927 की बात करें साइमन कमीशन। 1919 अधिनियम की समीक्षा करने के लिए सभी स्वायत्त कमीशन। 1928 नेहरू रिपोर्ट, संविधान के लिए सिद्धांत तय करने के लिए। 1929 ऐसे नेहरू जो है जिन्ना के 14 सूत्र। 1929 लाहौर सत्र जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, अधिवेशन की अध्यक्षता पीटी नेहरू जी ने की थी। 1930 नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1931 लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है। 1932 सांप्रदायिक पंचाट। 1932 पूर्णा पैक्ट। 1935 भारत सरकार अधिनियम। 1937 कांग्रेस का 18 महीने का शासन शुरू हुआ। ठीक है। 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। 1939 कांग्रेस मंत्रियों में इस्तीफा दिया। 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 गांधी जी का 21 दिन का उपवास। 1944 सीआर सूत्र। 1945 बॉम्बेल योजना और शिमला समझौता। 1945 आईएनए मुकदमा। 1946 आईएनए रेटिंग विद्रोह। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत लीन लिथुगो विश्व युद्ध में भारत की सहायता के लिए आग्रह आए थे। और जब देश की आज़ादी की बात हुई थी तब 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय गवर्नर भी लीन लिथुगो ही थे। आगे बात करें 1946 अंतरिम सरकार का गठन। 1946 संविधान सभा का गठन। 1947 इटली की घोषणा पत्र। 1947 माउंटबेटन योजना और 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये हुआ आपका पूरा हिस्ट्री टोटल तरह से कंप्लीट। देखिए कहीं त्रुटि रह गई हो बोलने में, कोई दिक्कत हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं।
मैंने पूरी कोशिश की, पूरी एनर्जी के साथ में आपको पूरा हिस्ट्री एक बार में रिवाइज करा दिया जाए, पूरे डेट से आप गो थ्रू हो जाएँ, ताकि एग्जाम में आपको जब क्लिक करें तो आप आंसर तक पहुँच जाएँ अपने। तो इस तरह से आपका ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस CW कंपटीशन ऐप को, कंपटीशन वॉरियर्स को। चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे ही कंप्लीट मैराथन की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए, तैयारी करते रहें और पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।